वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास से एक महत्वपूर्ण शासक शाहजहां के बारे में समझेंगे। शाहजहां मुगल वंश का एक महत्वपूर्ण शासक होते हैं जो जहांगीर की संतान होते हैं। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। आज जो ताजमहल देखते हैं जिसे प्रेम की निशानी मानी जाती है, उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो शाहजहां का शासनकाल होता है 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक। तो चलिए एक एक बिंदु को हम लोग बहुत विस्तार से समझेंगे। ये जितने भी प्रश्न परीक्षा में बन सकते सब यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो शाहजहां के बारे में कुछ पॉइंट दिए। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहां लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। देखिए जिस तरीके से जितने भी मुगल शासक हुए थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, उन सब ने मतलब अलग अलग तरीके से अपने अभियान चलाए। वैसे शाहजहां के भी अभियान रहे। दक्कन में इसके अभियान चलते रहे। अफगान था अभिजात खान जहां लोदी, इसने विद्रोह किया और वो पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ में चला गया। 1632 ईस्वी में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया था। तो ये सब तथ्य आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, एक दो बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। देखिए ऐसा कहा जाता है, कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि शाहजहां के मृत्यु के बाद ना लगभग 1 महीने तक इसका जो मतलब इस पार्थिव शरीर था, इसकी जो डेड बॉडी थी वैसे पड़ी हुई थी। सब भाई उत्तराधिकार के लिए लड़ रहे थे। तो अब आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्या पॉइंट दिया। इसका जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 ईस्वी लाहौर में हुआ था। मूल नाम है सिहाबुद्दीन। इसकी उपाधि या उपनाम की बात करें तो खुर्रम। अकबर ने इसका नाम रखा था खुर्रम। मुजाहिद, यह समकालीन इतिहासकारों ने इसे मुजाहिद कहा था। इस्लाम का रक्षक, इस शाहजहां ने खुद को इस्लाम का रक्षक बताया था। शाहजहां ने खुद बताया था। विश्व वैदिक किरण, विश्व विजेता शाहजहां। मेवाड़ की संधि के बाद शाहजहां और अहमदनगर की संधि के बाद 12 अक्टूबर 1617 ईस्वी को शाहजहां की उपाधि द्वारा इसे जहांगीर ने दी थी। जब इसने मेवाड़ की संधि मतलब हुई थी तो शाह की उपाधि मिली थी और अहमदनगर की संधि के बाद इसे शाहजहां की उपाधि दी गई थी। बेदौलत, अपने अंत समय में जहांगीर ने शाहजहां को बेदौलत मतलब भाग्यहीन कहा था, क्योंकि अंत समय में क्या होता है, शाहजहां जहांगीर को भी कैद कर लेते हैं। आगे देखिए राज्याभिषेक की बात करें तो 1628 ईस्वी में आगरा में अबुल मुजफ्फर सिहाबुद्दीन मोहम्मद साहेब किराने शामी के नाम से इसका राज्याभिषेक किया जाता है। तो इसका राज्याभिषेक किस नाम से हुआ याद रखना, अबुल मुजफ्फर शिहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किराने शामी। आगे पिता का नाम जहांगीर, इसके पिता का नाम था जहांगीर, माता का नाम था जगत गोसाई। देखिए हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था जहांगीर की 3 पत्नियों का विवरण, मतलब 3 पत्नियां इसकी पूछी जाती हैं परीक्षा में। सबसे पहले की बात करेंगे तो मानबाई जहांगीर की पत्नी थी, जिससे खुसरो उत्पन्न होता है। खुसरो को सबसे खूबसूरत शाहजादा कहा जाता है। फिर जगत गोसाई से खुर्रम उत्पन्न होता है जो कि शाहजहां बनते हैं। और तीसरी है मेहरुन्निसा, है ना, मेहरुन्निसा जो कि झरोखा दर्शन दिया करती थी, हम लोगों ने पिछले क्लास में देख रखा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके घराने की बात करें तो तैमूर के घराने से। अब बाबर ही तैमूर के घराने से। बाबर के अगर पिता की बात करेंगे उमर शेख मिर्जा, वो तैमूर वंशज था। माता जो कुतलुग निगार खानम थी वो चंगेज वंशज थी, तो इसका भी घराना तैमूर है। शिक्षक की बात करें तो शाहजहां का पहला शिक्षक मुल्ला कासिम बेग तबरेजी था, है ना, लेकिन वह सर्वाधिक प्रभावित हकीम अली गिलानी से था, जिसने उसे चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा दी थी। देखिए इसका जो पहला शिक्षक था कासिम बेग तबरेजी था, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है गिलानी से होता है। गिलानी ने इसे चिकित्सा शास्त्र सिखाया था। पत्नी की बात करें तो 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम। देखिए आसफ खां वही जो मेहरुन्निसा है उसका भाई था, है ना। इसकी पुत्री होती है अर्जुमंद बानो बेगम से इसका विवाह हुआ। अर्जुमंद बानो बेगम ही बाद में चल के मुमताज या फिर मल्लिका जमानी कहलाई। मुमताज वही मुमताज जिसकी याद में ताजमहल बनाया गया। शाहजहां के पुत्र की बात करें, इसके 4 पुत्र होते हैं, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। इन चारों में उत्तराधिकार का युद्ध होता है जिसमें औरंगजेब सफल होता है और बाकी सबकी मृत्यु हो जाती है।
अब दोस्तों यहाँ पर कुछ नंबर आप देख पा रहे हैं। अगर आप यूपीपीसीएस या फिर पीपीएससी, एमपीपीएससी किसी भी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से ज्ञान सर के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब शाहजहाँ के काल में होने वाले विद्रोह। अब विद्रोह की बात करें तो देखिए खाने जहाँ लोधी का विद्रोह 1628 में हुआ था। इस अफगान मनसबदार का मूल नाम पीर खान था। जहांगीर ने खाने जहां को खान खाना की उपाधि दी थी। अधिकांश इतिहासकार का यह मत है कि शाहजहां के काल में होने वाला पहला विद्रोह यही था। उसने ख्वाजा अबुल हसन को हरा दिया, परंतु खाने जहां लोधी दक्षिण भाग गया। अप्रत्यक्ष रूप से यह विद्रोह अहमदनगर के पतन का कारण बना। खाने जहां कलिंजर के समीप ताल से होंडा में लड़ते हुए मारा गया था। तो खाने जहां का जो विद्रोह होता है ये कलिंजर के पास मारा जाता है। दूसरा है जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह 1628 ईस्वी में। देखिए बुंदेलखंड की राजधानी ओरछा थी। बुंदेलों का मुगलों के खिलाफ होने वाला यह पहला विद्रोह था। दूसरी ओर कुछ इतिहासकार बुंदेलों की अपनी पहली मुठभेड़ अकबर के काल में मधुकर शाह बुंदेला को मानते। देखिए अलग अलग मत है। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि शाहजहां के काल में बुंदेलों का पहला विद्रोह हुआ था और कुछ लोगों का माना जाता है कि अकबर के काल में हुआ था। जुझार सिंह बीर सिंह बुंदेला का पुत्र था। बीर सिंह बुंदेला आपने वही जो पीछे देखा था जो जहांगीर के लिए काम किया करता था, जिसने अबुल फजल को मार दिया था, है ना। अबुल फजल के बाद खुसरो को इसने हत्या की थी और अर्जुन देव को भी इसने हत्या की थी, वही, है ना। बीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या से प्राप्त धनराशि से मथुरा में केशव देवराय मंदिर का निर्माण करवाया था। देखिए यहाँ पर यह भी जिक्र किया गया कि बीर सिंह बुंदेला ने जब अबुल फजल की हत्या की थी जहांगीर के कहने पर, तो उससे जो धनराशि से मिलती केशव देवराय मंदिर का निर्माण करवाते हैं मथुरा में। औरंगजेब ने इस विद्रोह को दबा दिया था। मतलब जब जुझार सिंह बुंदेला विद्रोह करता है तो इसको दबाता है औरंगजेब। आगे यहाँ पर महोबा के चंपत राय का विद्रोह। शाहजहां के समय में चंपत राय का विद्रोह किया गया। अंत की में दोनों पक्षों में सुलह हो गई, परंतु बादशाह औरंगजेब के काल में चंपत राय का पुत्र छत्रसाल ने भी विद्रोह कर दिया था। पुर्तगालियों की बात करें तो अब्दुल हमीद लाहौरी के अनुसार 1632 ईस्वी में मुगल सूबेदार कासिम अली खान ने बंगाल में पुर्तगालियों को हराकर उनके मुख्य अड्डे हुगली पर अधिकार कर लिया। देखिए अभी ये जो समय चल रहा है, इस समय अब धीरे धीरे यूरोपीय कंपनियां भारत में आना स्टार्ट हो गई। वो तो जहांगीर के काल से ही शुरू हो गई थी, है ना। आगे देखिए मालवा की बात करें तो मालवा में खाता खेड़ी के भागीरथ नामक भील ने विद्रोह कर दिया था, जिसे मालवा के सूबेदार नसीरी खान ने दबा दिया। इसके बाद छोटा नागपुर के राजा प्रताप के विद्रोह का भी दमन किया गया। नूरपुर में देखिए नूरपुर के जमींदार जगत सिंह ने विद्रोह किया था। वह राणा बसु का पुत्र था। जगत सिंह पराजित हुआ और शाहजहां ने उसे क्षमा कर दिया। सिख विद्रोह की बात करें तो शाहजहां के समय में सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह थे और हरगोबिंद को जहांगीर ने ग्वालियर दुर्ग में कुछ वर्षों तक बंदी बनाकर रखा था। आगे है जसरूप माथिया। इसने भरे दरबार में शाहजहां का वध करने का विफल प्रयास किया था। तो जसरूप माथिया इसने क्या किया था, भरे दरबार में शाहजहां का वध करने का प्रयास किया था, लेकिन यह असफल होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर दिया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य मतलब ये पेपर में पूछे गए हैं और साथ ही साथ आने की संभावना भी है। देखिए शाहजहां ने रानी नहर का निर्माण लाहौर तक करवाया था। इसने अली मर्दान खां से फिरोज तुगलक द्वारा निर्मित नहर ए शाह की मरम्मत करवाई और उसका नाम शहर ए बहिश्त रखा। मोरलैंड के अनुसार जहां शाहजहां का युग किसानों के लिए शांति का युग था। शाहजहां ने कृषकों का हितैषी माना जाता है। देखिए शाहजहां ने क्या किया, रानी नहर का निर्माण करवाया, कहाँ तक, लाहौर तक। अब फिरोज शाह तुगलक जो कि नहर के लिए मतलब जाना जाता था, उसने जो नहर ए शाह निर्मित करवाया था, इसकी मरम्मत करवाता है और उसका नाम नहर ए बहिश्त रखा जाता है। मोरलैंड ऐसा कहता है, मतलब मोरलैंड बताता है कि जो शाहजहां ये कृषकों का हितैषी था। आगे गंगाधर एवं गंगा लहरी के लेखक जगन्नाथ पंडित शाहजहां के राजकवि थे। देखिए जगन्नाथ पंडित ये शाहजहां के राजकवि थे और इन्होंने गंगाधर और गंगा लहरी की रचना की है। शाहजहां बहुत अच्छा गायक था। वह फलित ज्योतिष में विश्वास रखता था। राज्याभिषेक के 20वें वर्ष शाहजहां ने मनसबदारी व्यवस्था में सुधार करते हुए शीश माह और सिमाह लागू किया। भूमि कर देखिए उसने 1/2 50% कर दिया था। उसके काल में राज्य की आय बढ़कर 40 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष हो गई थी। शाहजहां ने जब्ती प्रथा को स्थगित कर दिया था। जो जब्ती प्रथा थी इसको इसने बंद कर दिया था। आगे शाहजहां के ही समय में लगान वसूलने के लिए भूमि ठेके मतलब इजारेदारी पर दी जाने लगी। उसने साम्राज्य का 7/8 भाग इजारे में बांट दिया और खालसा भूमि का क्षेत्र इसी भी अनुपात में घट गया। जहांगीर ने बीकानेर के उत्तराधिकार विषय में हस्तक्षेप किया था। शाहजहां के समय जैसलमेर में उत्तराधिकार का विवाद उठा था।
शाहजहां की ने हिंदू माँ की संतान होते हुए भी अपना विवाह किसी हिंदू महिला से नहीं किया था। देखिए शाहजहां ये हिंदू माँ की संतान था, लेकिन ये किसी हिंदू महिला से विवाह नहीं करते हैं। आगे और भी पॉइंट यहाँ पर दिए गए। डॉक्टर बनारसी प्रसाद सक्सेना के अनुसार जहांगीर का इतिहास खुर्रम के विजयों का इतिहास है। मतलब जो जहांगीर का इतिहास है खुर्रम के विजय का इतिहास है। कांधार, जिसे कि कंदहार भी कहते हैं, का दुर्ग दक्षिण में तेलंगाना के बालाघाट में था, जिसे सर्वप्रथम शाहजहां द्वारा विजित किया गया। तो देखिए कंधार का जो दुर्ग है इसे सबसे पहले किसने जीता था? शाहजहां ने। शाहजहां ने अपने दो पुत्रों दारा शिकोह जो कि 10 वर्ष है और औरंगजेब जो कि 8 वर्ष है को जहांगीर के पास जमानत के रूप में रखना पड़ा था। तो शाहजहां को अपने दो पुत्रों दारा शिकोह और साथ ही साथ औरंगजेब को जहांगीर के पास इसलिए रखा था जमानत के रूप में। शाहजहां ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसने राजधानी कहाँ? आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर ली। अहमदनगर को 1633 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। यहाँ के अंतिम शासक हुसैन शाह को ग्वालियर के किले में कैद कर लिया गया था। निजाम शाही सरदार शाहजी भोसले ने एक बच्चे जिसका नाम है मुर्तजा तृतीय के नाम से मुगलों से संघर्ष जारी रखा था। 1636 ईस्वी में मुगलों द्वारा शाहजी को चुनार के किले में घेर लिया गया। शाहजी ने बहुत से किले और मुर्तजा तृतीय मुगलों को सौंप दिया। मुर्तजा तृतीय को भी ग्वालियर के किले में कैद कर लिया गया और शाहजी ने भी बीजापुर साम्राज्य की सेवा स्वीकार कर ली। शाहजहां के समय गोलकुंडा और बीजापुर ने मुगलों से संधि कर ली थी। तो मतलब शाहजहां का जब समय चल रहा था तो गोलकुंडा और बीजापुर ये सब मुगलों के अधीन आ जाते, संधि कर लेते। शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब पहले 1636 से 44 तक दक्कन का सूबेदार था और 1652 ईस्वी में पुनः इस पद पर नियुक्त कर दिया गया था। मतलब 44 तक होता है, फिर हटा दिया जाता है, फिर 1652 में फिर बना दिया गया, जिस पर वो उत्तराधिकार के युद्ध के विजय और मुगल बादशाह बनने तक रहा। इसके बाद क्या होता है कि जब उत्तराधिकार का युद्ध होता है तो उसे जीतता है और इसके बाद जब बादशाह बन जाता है तब तक वो कहाँ का सूबेदार रहता है? ये दक्कन का, इसे याद रखना है। कांधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कांधार को अपने हाथ में रखना मुगल शासक और ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया। देखिए कांधार ये एक झगड़े का जड़ बन चुका था ईरानियों के लिए और मुगलों के लिए। आगे शाहजहां के शासनकाल के दौरान 1649 ईस्वी में कांधार पर पुनः ईरानी अधिकार हो जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से एक बड़ा धक्का पहुंचा। लेकिन कांधार के बिना उत्तर पश्चिम सीमा पर मुगलों की स्थिति अपेक्षाकृत दुर्बल थी। शाहजहां के समय में कांधार अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से निकल गया। शाहजहां ने बल्क अभियान का उद्देश्य काबुल की सीमा से सटे बल्क और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना था, ताकि वे ईरान और मुगल साम्राज्य के बीच बफर राज्य बन सके। आगे क्या होते हैं? देखिए मुगल शासक शाहजहां ने बनारस में संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राज्य की संरक्षण प्रदान किया था। शाहजहां के दरबार में जो आए हुए विदेशी यात्री थे, यहाँ से भी पेपर में खूब प्रश्न बनता है, तो देख लेते हैं कि कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे। देखिए पीटर मुंडी ये इतावली यात्री था, इतना याद रखना है सीधा सीधा। फ्रांसिस वर्नियर फ्रांसीसी था, ये चिकित्सक था। निकोलाओ मनुची ये इतावली यात्री था जो दारा शिकोह की सेना में तोपची था, बाद में चिकित्सक बन गया था। जीन बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर यह फ्रांसीसी था, इसने 6 बार भारत की यात्रा की थी, पेशे से जौहरी था, इतना याद रखना है। मेंडेसला शाहजहां के समय में अल्प समय के लिए भारत आया था। अब आगे और भी बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया शाहजहां का शासन मुगल काल का स्वर्ण काल माना जाता है। इसके समय में कला साहित्य शिक्षा क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ। साहित्य के क्षेत्र में शाहजहां के शासनकाल में विशेष उन्नति हुई। इस काल में फारसी भाषा की 2 शैलियां प्रचलित थी, प्रथम भारतीय फारसी और दूसरी ईरानी फारसी। ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने भारत, ईरान और मध्य एशिया के डिजाइनरों, इंजीनियरों और वास्तुकारों को एकत्र किया था। ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी और मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलित समन्वय दिखाई देता है। मतलब ताजमहल बनाने के लिए इसने भारत, ईरान और मध्य एशिया से इंजीनियर डिजाइनर बुलाए थे। दिल्ली का जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां द्वारा निर्मित इमारतों में दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, मोती मस्जिद, खास महल, मुसम्मन बुर्ज, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद, ताजमहल और लाल किला प्रमुख है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए काफी इसने निर्माण करवाया, जैसे दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, मोती मस्जिद, खास महल, मुसम्मन बुर्ज, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद, सब आपको याद रखने हैं। अकबर के फतेहपुर सिकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना की तथा वहां अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। जैसे अकबर ने फतेहपुर सिकरी बसाया, वैसे शाहजहां ने शाहजहानाबाद बसाया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख है। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा एवं दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा है।
यह सुंदरता तथा शोभा में अनोखा है। तो देखिए शाहजहानाबाद में जो भवन बनाया गया उसमें लाल किला सबसे प्रमुख है। जब लाल किला सबसे प्रमुख है तो इसका जो पश्चिमी दरवाजा है इसे लाहौरी दरवाजा कहते हैं और जो दक्षिणी इसे दिल्ली दरवाजा कहा जाता है। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने सिर ए अकबर शीर्षक के तहत किया था। इसने 52 उपनिषदों का अनुवाद किया। दारा शिकोह को उसकी सहिष्णुता और उदारता के लिए लेनपुल ने लघु अकबर की संज्ञा दी। यही नहीं, शाहजहां ने भी दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। मज्म उल बहरीन दारा की मूल रचना है। तो दारा की मूल रचना है बहरीन, है ना, मज्म उल बहरीन। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, यहाँ पर और भी पॉइंट दिए। शाहजहां के चारों पुत्रों में ज्येष्ठ दारा शिकोह सर्वाधिक सुशिक्षित, अध्येता और लेखक था। उसने अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया एवं उपनिषदों, योग वशिष्ठ, भगवद गीता आदि हिंदू धर्म ग्रंथ का फारसी में भी अनुवाद कराया। फिर आगे यहाँ पर पॉइंट दिया, भारतीय फारसी शैली का उत्कृष्ट प्रवर्तक अबुल फजल था। इस शैली के विद्वानों में अबुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद वारिस, चंद्रभान ब्राह्मण इत्यादि थे। ईरानी फारसी शैली का इस समय काफी बोलबाला था। शाहजहां ने ईरानी फारसी पद्य शैली के लिए कवि कलीम को राजकवि भी नियुक्त किया था। अब देखिए यहाँ पर माउंटेन ऑफ लाइट मतलब कोहिनूर हीरा के बारे में कुछ पॉइंट दिया गया है। तो कोहिनूर हीरा के बारे में भी आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से भी कई बार प्रश्न बनते हैं। देखिए, इस हीरे का मूल्य सारे संसार के दैनिक व्यय का आधा था। यह हीरा वारंगल की गोलकुंडा खान से निकाला गया था। तो देखिए जो हीरा है इसका जो मूल्य है सारे संसार के जितने दैनिक व्यय थे इसका आधा इसका दाम था। इसे पाया कहाँ से गया था? तो वारंगल जो कि तेलंगाना है ना, कि गोलकुंडा खान से प्राप्त हुआ था। खफी खां के अनुसार तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्र देव ने यह हीरा मलिक काफूर को दिया था, जिसने अलाउद्दीन खिलजी को और उसने मुबारक खिलजी को सौंप दिया। यह कोहिनूर का पहला साक्ष्य था। इसका दूसरा उल्लेख जो 1526 ईस्वी में मिलता है, जब हुमायूं ने आगरा में रुके ग्वालियर के विक्रमजीत के परिवार से कोहिनूर हीरा प्राप्त कर बाबर को दिया। 1526 ईस्वी में हीरा बाबर के पास आता है, जिसे बाबर ने पुनः उसे ही दे दिया। शाहजहां को मीर जुमला ने कोहिनूर हीरा दिया, जिसे उसने मयूर सिंहासन में लगवाया था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, शाहजहां को किसने दिया था? मीर जुमला ने दिया। और इसने क्या किया? इसे मयूर सिंहासन में लगवा दिया। 1739 ईस्वी में नादिर शाह मयूर सिंहासन ईरान ले गया और कोहिनूर हीरा भी इसके साथ मतलब लेकर चला गया। ठीक, मतलब जब ये ईरान जाता है तो वहां पर इसे कोहिनूर हीरा नाम मिलता है। 1813 ईस्वी में रणजीत सिंह ने विस्थापित अफगान शासक शाह शुजा ने लाहौर में कोहिनूर हीरा भेंट किया। देखिए रणजीत सिंह को ये अफगान शासक होता है शाह शुजा, इसने कोहिनूर हीरा दिया। मार्च 1849 ईस्वी में अंग्रेजों का पंजाब पर अधिकार हो गया। अंतिम शासक दलीप सिंह ने कोहिनूर इंग्लैंड की महारानी को दे दिया। मतलब देखिए किस तरीके से चल रहा है। तेलंगाना से निकला है ना, पहले किसके पास है? मलिक काफूर के पास है। मलिक काफूर के पास आया, फिर मलिक काफूर ने उसे अलाउद्दीन खिलजी को दिया। अलाउद्दीन खिलजी से मुबारक खिलजी के पास है। फिर इसके बाद हुमायूं के पास आया, हुमायूं से बाबर के पास गया, फिर हुमायूं के पास आया, फिर शाहजहां के मतलब देखिए उसके बाद मीर जुमला के पास आया, फिर शाहजहां के पास पहुंचा। शाहजहां ने कहाँ लगवा दिया? मयूर सिंहासन में लगवा दिया। मयूर सिंहासन ईरान चला गया, फिर ईरान से किसके पास आया? फिर भारत में, अब भारत से इंग्लैंड चला गया। अब दोस्तों यहाँ पर दिया औरंगजेब के काल में हुए कुछ प्रमुख घटनाएं। देखिए औरंगजेब के शासन काल में ये उत्तराधिकार का युद्ध होता है। 16 फरवरी माफ कीजिएगा 16 में बोल रहा हूँ, फरवरी 1658 ईस्वी में दारा शिकोह ने बनारस के पास शाह शुजा को पराजित किया। धर्मत की लड़ाई 1658 ईस्वी में होती है, औरंगजेब और दारा शिकोह, जहाँ मतलब इसमें फिर क्या होता है कि औरंगजेब विजयी होता है। अब फिर इसके बाद सामूगढ़ की लड़ाई होती है, दारा शिकोह और उसके भाई औरंगजेब और मुराद मतलब दारा शिकोह को उसके भाई औरंगजेब और मुराद ने मिलकर के हरा दिया। देवराई की लड़ाई होती है, इसमें औरंगजेब की जीत हुई और ये सिंहासन पर आ जाता है। तो अब औरंगजेब के बारे में हम लोग अगली क्लास में समझेंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? क्लास थोड़ी सी लंबी हुई है लेकिन इंटरेस्टिंग क्लास रही होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और साथियों अगर आप RO की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सअप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।